हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की है हमारी क्लास नंबर 2 जो कि हमने शुरू करी है सीरीज़ एम सी आर ई के लिए डेडिकेटेड है। रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हर दिन आपको ये क्लास ऑलमोस्ट हर दिन ही आपको ये क्लास मिलेगी और हर क्लास के अंदर आपको 40 MCQs मिलेंगे। संडे को कुछ टॉपिक्स की स्पेशल क्लासेस रहेंगी, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा ओनली 499 में। 499 में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। इसी के साथ एम्स ने अभी इसी के साथ एस्पायरेंट्स ने अभी स्पेसिफिकली एम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी है खुद के चैनल पे, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके आप अच्छे से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर से पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Which interaction is the primary cause of occupational exposure to a radiographer during routine X-ray examinations? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा इंटरेक्शन प्राइमरी रीज़न है जो कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो डोज लग रही है रेडियोग्राफर को रूटीन एक्सरे एग्जामिनेशन के दौरान, लीकेज रेडिएशन, पेशेंट स्कैटर रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन या ट्यूब हाउसिंग रेडिएशन। तो बिल्कुल भाई, पेशेंट स्कैटर रेडिएशन रूटीन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के दौरान जो लार्ज सोर्स ऑफ रेडिएशन है जो रेडियोग्राफर को लग रही है वो स्कैटर रेडिएशन ही है जो पेशेंट से आ रही है। मैं एक चीज़ और रिपीट कर देती हूँ कि हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन कुछ रिपीटेड हो, लैंग्वेज अलग में रिपीट हो, तो प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि वो पूरे सेशन से मुझे याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन हो गया नहीं हुआ, ठीक है। बाकी आई एम ट्राइंग कि नए से नए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ, बट मे बी सम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, सो प्लीज़ मैनेज ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है वो पेशेंट स्कैटर से ही आ रही है। इसीलिए जो रेडियोग्राफर्स है वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स के पीछे खड़े रहते हैं, लेड एप्रिन पहनते हैं, पेशेंट से डिस्टेंस पे ही रहते हैं और प्रॉपर कॉलिमेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ यूज इन एक्सरे ट्यूब 2, ठीक है। जो एक्सरे ट्यूब के अंदर हम लाइन फोकस प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, विथ अ लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट, रिड्यूस ट्यूब करंट या इंक्रीज बीम फिल्ट्रेशन। तो भाई जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है वो क्या करता है, अलाउ द एक्सरे ट्यूब टू हैव लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। और इसका पर्पस क्या हो जाता है भाई, लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट किस लिए, फॉर बेटर हीट डिसिपेशन, और स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट किस लिए, फॉर बेटर इमेज शार्पनेस, ठीक है भाई। ऐसा तो करता है बट इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा, तो ये रीज़न है फॉर बेटर इमेज शार्पनेस। और दिस इज अचीव्ड बाय एंगलिंग द एनोड टारगेट, मतलब एनोड टारगेट एंगल कितना रहना चाहिए लाइन फोकस प्रिंसिपल में, 6 to 20 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक डेंसिटी इन कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन इमेजिंग, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहेगा रेडियोग्राफिक डेंसिटी पे कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन इमेजिंग के अंदर? देखो, फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो इमेज डेंसिटी है, जो रेडियोग्राफिक डेंसिटी है, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैकनेस ऑन द इमेज। तो मेनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स रीचिंग द फिल्म, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स फिल्म तक पहुँच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये जो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा फोटोन की क्वांटिटी को, दैट इज MAS। तो डबलिंग MAS अप्रॉक्सीमेटली डबल्स रिसेप्टर एक्सपोजर, डबल्स रेडियोग्राफिक डेंसिटी और ब्लैकनेस। नेक्स्ट है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ टंगस्टन इज प्रोड्यूस व्हेन। जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है टंगस्टन की वो कब प्रोड्यूस होती है, कब, जब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कब होती है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉकआउट, ठीक है, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है वो आए, उन्होंने इनर शेल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, यूजुअली के शेल। अब वहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको फिल करने कौन आएगा, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आएंगे उधर, फिर उसको फिल करने। तो जो एनर्जी डिफरेंट होगा इट इज़ इमिटेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
ऑप्शन नंबर बी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, इसी दौरान कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज होगी। के शेल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है तो मैं बता देती हूँ, दैट इज 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जी कितनी होती है, 59 to 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ लो एनर्जीज एक्सरेज होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेनस्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज प्राइमरीली यूज टू रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ एक्सरे बीम। एक्सरे बीम की साइज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, फिल्टर, ग्रिड, कॉलीमीटर या फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो अगर मैं बात करूँ टू रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ एक्सरे बीम, तो एक्सरे बीम की साइज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कॉलीमीटर यूज़ करते हैं। कॉलीमीटर लिमिट्स द साइज एंड शेप ऑफ एक्सरे बीम बिफोर इट रीचेज द पेशेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हैज़ द हाईएस्ट टिश्यू वेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू ICRP रिकमेंडेशन। व्हाट इज ICRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कौन से ऑर्गन को सबसे हाईएस्ट टिश्यू वेटिंग फैक्टर, कौन से ऑर्गन का टिश्यू वेटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ICRP, थायराइड, गोनेड, लंग और स्किन। तो देखो अकॉर्डिंग टू द करंट ICRP पब्लिकेशन 103, जो लंग है टिश्यू, लंग का जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, 0.12, वन ऑफ द हाईएस्ट असाइंड वैल्यू है बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली रेडियो सेंसिटिव, ठीक है। और जो रिलेटिवली रेडियो सेंसिटिव है ये एज कम्पेयर टू अदर एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल रिस्क ऑफ रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, ठीक है। तो ये याद रखना। और करंट रिकमेंडेशन में, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये तो लंग की सबसे ज़्यादा हो गई, इसके अलावा मैं अभी बाकी सबकी भी बताती हूँ। थायराइड का जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर है वो कितना है, 0.04। गोनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो गोनेट्स की पहले कितनी थी, वो थी 0.20, ठीक है, 0.20 थी, बट अकॉर्डिंग टू द करंट रिकमेंडेशन ऑफ ICRP गोनेट्स की अब कितनी कर दी है चेंज करके, 0.08, ठीक है। अब तो फिर अब जो 0.20 थी वो कौन सी थी, ओल्ड पुरानी वाली, अब चेंज करके 0.08 कर दी गई है। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन का टिश्यू वेटिंग फैक्टर होता है 0.01, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट टिश्यू वेटिंग फैक्टर किसका है, लंग का, दैट मीन्स इट इज़ मोर रेडियो सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द ओडोंटॉइड प्रोसेस। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है जो ओडोंटॉइड प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, वाटर्स, AP एक्सियल, ओपन माउथ AP या फिर सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। तो अगर मैं बात करूँ ओडोंटॉइड प्रोसेस की, ठीक है, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस के क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन से व्यू में ओडोंटॉइड प्रोसेस हमें अच्छे से दिखाई देगा। तो देखो ओपन माउथ AP जो है, AP का ओपन माउथ यही ओडोंटॉइड व्यू है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू विजुअलाइज द ओडोंटॉइड प्रोसेस दैट इज डेंस ऑफ C2 C1, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर ऑफ डेंट। तो कौन सा व्यू होता है, ओपन माउथ AP व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज प्रिफर्ड फॉर पेशेंट विद सस्पेक्टेड ईसोफेगल परफोरेशन। सस्पेक्टेड ईसोफेगल परफोरेशन है तो हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेफर करेंगे। तो देखो हम बेरियम सल्फेट तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज इट विल कॉज बेरियम पेरिटोनाइटिस विच इज़ वेरी सीवियर और इट कैन लीड्स टू डेथ। तो वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ परफोरेशन। कौन सा यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली गैस्ट्रोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज। एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज के अंदर इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगी फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT या PET। तो देखो जो NC-CT है, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन है, ये फर्स्ट लाइन और गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग मॉडलिटी है फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज, क्योंकि जो फ्रेश ब्लड है वो इसमें कैसा दिखाई देता है हमें, फ्रेश ब्लड appears हाइपरडेंस या फिर ब्राइट हमें दिखाई देता है। तो ये हमें बहुत ही जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगा, इट कैन बी डिटेक्ट रैपिडली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C, दैट इज CT स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एडेमा। कौन सा MRI का सीक्वेंस है जो कि एडेमा को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, T1, T2, प्रोटोन डेंसिटी या ग्रेडियंट T को। तो एडिमा कंटेन्स इंक्रीज वाटर और वाटर अपीयर्स ब्राइट, ठीक है। एडिमा में वाटर होता है और वाटर जो है हमें ब्राइट किस में दिखाई देता है, T2 वेटेड MRI के अंदर।
ठीक है। वाटर और फ्लूइड ब्राइट दिखाई देता है हमें इसके अंदर, और फैट जो है वो डार्क दिखाई देता है, और T1 के अंदर अपोजिट हो जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो फ्लेयर है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी फ्रॉम T2 इज ऑफन इवन बेटर फॉर मैनी टाइप्स ऑफ ब्रेन एडिमा, क्योंकि ब्रेन एडिमा में, क्योंकि ये क्या करता है, CSF को सप्रेस कर देता है फ्लेयर, ठीक है। बट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन T2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एडेड फिल्ट्रेशन। एडेड फिल्ट्रेशन का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है? टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स। और जो फिल्ट्रेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनहेरेंट, एडेड। इनहेरेंट जो कि मशीन के साथ ही, और एडेड हो जाते हैं जो कि हमें मैनुअली ऐड कर रहे हैं। तो इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, रिमूव लो एनर्जी फोटो, इंक्रीज बीम क्वांटिटी, रिड्यूस ट्यूब वोल्टेज। अब तो देखो, अब चाहे इनहेरेंट हो एडेड हो, उनका फंक्शन वही है, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी इमेज ब्राइटनेस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो इमेज की ब्राइटनेस है वो मेनली कैसे कंट्रोल होती है? एक्सपोजर इंडेक्स, विंडो लेवल एंड विंडो विथ ग्रिड रेशियो, फोकल स्पॉट साइज। तो देखो, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग अलाउ है, तो जो विंडो लेवल है वो तो क्या करता है, विंडो लेवल ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, और विंडो विथ क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी जनरेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस रोटेट ज्योमेट्री। सिटी स्कैन की कौन सी जनरेशन में जो रोटेट ज्योमेट्री है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो अगर मैं बात करूँ सिटी जनरेशन में रोटेट ज्योमेट्री की, तो वो कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो रोटेट ज्योमेट्री है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। उससे पहले कौन सी थी हमारे पास? ट्रांसलेट रोटेट। और फिर फोर्थ में कौन सी आई? रोटेट स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफैक्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग सिटी स्कैनिंग। सिटी स्कैनिंग के दौरान जो पेशेंट का मूवमेंट हो रहा है उससे कौन सा आर्टिफैक्ट कोरिलेट करता है? तो देखो, अगर पेशेंट मूव कर रहा है सिटी एक्वाइजेशन के दौरान तो इमेज डेटा बिकम इनकन्सिस्टेंट, ब्लर हो जाएगी, डबल इमेजेस हमें दिखाई देगी, एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। बीम हार्डनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कब होता है? जब लो एनर्जी फोटोन्स आर एब्जॉर्ब मोर देन हाई एनर्जी फोटोन्स, ठीक है। स्पेशली डेंस बोन या फिर मेटल्स की वजह से जो होता है। एलिजिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट रिजल्ट फॉर अंडर सैम्पलिंग एंड अपीयर्स एज फाइन स्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द टाउन प्रोजेक्शन। टाउन प्रोजेक्शन के अंदर हमें कौन सी बोन सबसे अच्छे से दिखाई देगी? टाउन व्यू, दैट इज AP एक्सियल व्यू। इसके अंदर हमें कौन सी बोन अच्छे से दिखाई देती है? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन हो गया, फोरामेन मैग्नम हो गया, इसको देखने के लिए हम टाउन्स व्यू प्रेफर करते हैं। जाइगोमेटिक की अगर मैं बात करूँ, जाइगोमेटिक बोन को देखने के लिए हम सबमेंटो वर्टेक्स व्यू प्रेफर करते हैं। पटेला के लिए हम एग्जामाइन करते हैं नी प्रोजेक्शंस में, और क्लेविकल के लिए स्पेसिफिक AP और AP एक्सियल व्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज की SI यूनिट क्या है? तो अगर मैं बात करूँ, SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे, ठीक है। एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। रंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सपोजर को मेजर करती है, ना कि एब्जॉर्ब डोज को। क्यूरी की अगर मैं बात करूँ तो ये रेडियो एक्टिविटी को करती है, और साइवर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक व्यू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन इन अ मोबाइल पेशेंट। कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जो कि सबसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन को? मोबाइल पेशेंट का मतलब क्या हो गया? जो पेशेंट मूवमेंट कर रहा है। AP सुपाइन चेस्ट, PA चेस्ट, लेटरल डेक्यूबिटस, लॉर्डोटिक व्यू। तो देखो, जो लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट रेडियोग्राफ है उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो लेटरल डेक्यूबिटस का मतलब क्या हुआ? पेशेंट को लेटाया। लेटरल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री पे लेटाया, ठीक है। तो इसने क्या अलाउ किया कि जो फ्री प्लूरल फ्लूइड है वो 2 लेयर अलॉन्ग द डिपेंडेंट साइड, ठीक है। तो मेकिंग इवन स्मॉल परफ्यूजन विजिबल, ठीक है। ऐसे लेटा दिया, प्लूरल फ्लूइड जो है अब वो एक साइड जमा हो रहा है, तो भाई जो स्मॉल प्लूरल इफ्यूजन भी है वो भी इजीली विजिबल हो जाएगा इस वाली पोजीशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेटरल डेक्यूबिटस, ठीक है। क्लियर है? और वो कहाँ किसी साइड जमा होगा? डिपेंडेंट साइड पे, मतलब अगर राइट वाला अफेक्टेड है तो वहीं, और जो न्यूमोथोरेक्स है उसमें क्या होता है? अपोजिट, जो जिसमें एयर फिल्ड हो जाती है प्लूरल उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर हम कौन से टाइप का डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं?
अमॉर्फस सेलेनियम पीएसपी प्लेट, सीसीडी ओनली, फ्लैट पैनल थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो देखो सीआर जो है वो पीएसपी प्लेट यूज़ करता है। पीएसपी प्लेट ही एक्सरे एनर्जी को स्टोर करती है एज अ लेटेंट इमेज। लेज़र स्कैनर लेटर रीड्स, ठीक है, जो लेज़र स्कैनर है वो उसको बाद में रीड करेगा स्टोर्ड इमेज को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पीएसपी प्लेट। अमॉर्फस सेलेनियम की अगर मैं बात करूँ तो ये हम डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं। सीसीडी कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इमेजिंग सिस्टम में यूज़ होता है बट नॉट एज द प्राइमरी डिटेक्टर इन सीआर। फ्लैट पैनल थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स भी डिजिटल रेडियोग्राफी में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सा डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का एग्जांपल है। ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर, स्किन इरिथमा या जेनेटिक म्यूटेशन। तो देखो डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स कब इफेक्ट्स जो होते हैं वो इनकी जो अबव मतलब थ्रेशोल्ड डोज फिक्स होती है, उस थ्रेशोल्ड डोज को जब हम क्रॉस कर देंगे उसके बाद ही ये इफेक्ट अपेयर होंगे, ठीक है। और जो इसकी सीवियरिटी है वो इंक्रीज होगी डोज के साथ, ठीक है। सीवियरिटी इंक्रीजेज विद डोज। इसके एग्जांपल में आ जाता है स्किन इरिथमा, हेयर लॉस, कैटरेक्ट, स्टेरिलिटी। तो डेट इज ऑप्शन नंबर सी। और बाकी के जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, स्टोकास्टिक इफेक्ट विच हैव नो थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइन स्पैचर रिजोल्यूशन इन रेडियोग्राफी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि रेडियोग्राफी के अंदर स्पैचर रिजोल्यूशन को डिटरमाइन करेगा। फोकल स्पॉट साइज, ट्यूब करंट, एक्सपोजर टाइम या फिर पेशेंट एज। तो देखो स्पैचर रिजोल्यूशन होता क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज सेपरेट। मतलब जो पास पास कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसको अलग अलग देख सके हम अच्छे से, तो उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, स्पैचर रिजोल्यूशन। तो अगर फोकल स्पॉट स्मॉलर है तो लेस ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस होगी एंड शार्पर इमेजेस हमें मिलेगी। अदर फैक्टर्स जो हैं वो डिटेक्टर का रिजोल्यूशन है, मोशन है, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस भी है। यहाँ पे अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन फोकल स्पॉट साइज इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट, ठीक है। स्मॉलर फोकल स्पॉट, हाई स्पैचर रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्केफॉइड बोन। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है जो कि स्केफॉइड बोन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। एपी रिस्ट, पीए रिस्ट विथ अल्नर डेविएशन, लेटरल रिस्ट या ओब्लिक रिस्ट, ठीक है। स्केफॉइड बोन में फ्रैक्चर है। स्केफॉइड बोन कौन सी हो जाती है, हमारी रिस्ट की कार्पल बोन है। कौन कौन सी होती है, एस एल टी पी प्रॉक्सिमल, और डिस्टल में हो जाती है टी टी सी एच, दैट इज स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटरम, पिसिफॉर्म, और डिस्टल में आ जाती है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमिट, ठीक है। तो भाई कौन से प्रोजेक्शन, कौन से व्यू के अंदर हम स्केफॉइड बोन को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो देखो जो स्केफॉइड है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने वाली कार्पल बोन है। नॉर्मल पीए रिस्ट व्यू के अंदर ये पार्शियली फोर शॉर्टन दिखेगी ड्यू टू इट्स ऑब्लिक पोजीशन। तो स्केफॉइड को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हम रिस्ट को क्या करेंगे, पीए पोजीशन में रखेंगे और हैंड को डेविएट कर देंगे टुवर्ड द अल्नर साइड। अल्नर साइड का मतलब क्या हो गया, लिटिल फिंगर साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पीए रिस्ट विथ अल्नर डेविएशन, ठीक है। इसको स्ट्रेचर व्यू भी बोलते हैं हम और स्केफॉइड व्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ वैल्यू लेयर इज अ मेजर ऑफ। जो HVL है वो किसका मेजरमेंट करती है। भाई अगर मैं बात करूँ हाफ वैल्यू लेयर की तो वो क्या होता है, थिकनेस ऑफ द स्पेसिफाइड मटेरियल दैट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमें क्या बताती है, इंडिकेटिंग द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी और बीम क्वालिटी ऑफ द बीम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर HVL ज़्यादा है इसका मतलब हाइयर एवरेज फोटोन एनर्जी है, मोर पेनिट्रेटिंग बीम है, हार्डर एक्सरे बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर इंट्राथीकल यूज़। कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट बना है इंट्राथीकल यूज़ के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि हम कॉन्ट्रास्ट को सब अरेक्नॉइड स्पेस में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम माइलोग्राफी में करते हैं इनटू द सब अरेक्नॉइड स्पेस, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो जब हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इट इज़ अ इंट्राथीकल रूट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है वो नॉन आयनिक होना चाहिए एंड वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट्स कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो क्या है, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों,
क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, मेनिंजाइटिस इसी की रिएक्शन आ सकते हैं, सीवियर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। जबकि नॉन आयोडीनेटेड हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद भी कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, और आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बाकी के ऑप्शन भी देखना। नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, तो देखो नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट जैसे कि आयोहेक्सोल हो गया, आयोपैमिडोल हो गया, ये तो सेफ है एंड कॉमनली यूज फॉर माइलोग्राफी। अगर कोई सोचे भाई गैडोलिनियम आंसर क्यों नहीं है, तो देखो गैडोलिनियम एक प्राइमरीली है जो कि एमआरआई के लिए यूज़ होता है। इंट्राथीकल यूज इज़ नॉट रूटीन एंड हैज़ स्पेसिफिक लिमिटेशन। ये क्लासिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड एजेंट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इतना हमें समझना पड़ेगा कि तो बिल्कुल एलिमिनेटेड वाला मेथड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमआरआई हैजार्ड इज कोज्ड बाय फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के कारण कौन सा एमआरआई हैजार्ड हो सकता है? केमिकल शिट, प्रोजेक्टाइल अफेक्ट, एलिजिंग या पार्शियल वॉल्यूम अफेक्ट। तो देखो एमआरआई स्कैनर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, टिपिकली 1.5 और 3 टेस्ला। फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देती है इन मैग्नेटिक फील्ड को और एक्सेलरेट करती है टूवर्ड द मैग्नेट, तो डेंजरस प्रोजेक्टाइल्स हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल अफेक्ट। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, सीजर, व्हील चेयर, स्ट्रक्चर, इन सबको दूर रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल या फिर मिसाइल अफेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कॉमनली रिक्वायर ट्रेंडलबर्ग पोजिशनिंग। इनमें से कौन से रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में हमें ट्रेंडलबर्ग पोजिशनिंग की नीड है? इंट्रावेनस यूरोग्राफी, बेरियम एनेमा, स्ट्रोसल्पाइनोग्राफी या मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। तो देखो ट्रेंडलबर्ग पोजिशन के अंदर होता क्या है, जिसके अंदर पेशेंट का जो हेड है, पेशेंट विद द हेड लोअर देन द फीट, हेड लोअर देन द फीट, मतलब कि पैर ऊंचे और सर नीचा होना चाहिए। ठीक है, प्लेसेस द पेशेंट विद द हेड लोअर देन द फीट। तो ड्यूरिंग अ बेरियम एनीमा इस पोजीशन को हम यूज़ करते हैं। भाई क्यों ट्रेंडेबल पोजीशन? जिससे जो बेरियम है रिटेन को कोलोन के अंदर जाए, इंप्रूव फिलिंग ऑफ सर्टेनिंग कोलोन सेगमेंट्स, रिड्यूस प्री मैच्योर लीकेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी नंबर इज असाइन टू वाटर। वाटर का सिटी नंबर कितना है? तो भाई वाटर का सिटी नंबर कितना है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग मॉडलिटी यूजेस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी यूज़ करती है? भाई यूएसजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कंटेन करते हैं, कॉमनली पीजेड-टी, डेट इज लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। ठीक है, ये क्रिस्टल करते क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट रिटर्निंग इकोज बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, and it is known as piezoelectric effect. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टाफ। इनमें से कौन सा रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है जो कि स्टाफ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है? एमएस को बढ़ाना, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस रिड्यूस करना, इंक्रीज डिस्टेंस, रिमूव शील्डिंग। तो देखो टाइम डिस्टेंस शील्डिंग इनमें से क्या है भाई? अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम उतना प्रोटेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैथोलॉजी इज बेस्ट इवेल्युएटेड यूजिंग अ बेरियम स्वैलो। बेरियम स्वैलो जो इन्वेस्टिगेशन है उनमें से उस इन्वेस्टिगेशन में कौन सी पैथोलॉजी सबसे अच्छे से इवेल्युएट हो पाती है? रीनल स्टोन, ईसोफेजल स्ट्रक्चर, ब्रेन ट्यूमर या न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो बेरियम स्वैलो जो है वो फेरिंग्स और ईसोफेगस को इवेल्युएट करती है, तो ये कॉमनली डिटेक्ट करेगी ईसोफेगल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चर हो गया, एक्लेशिया हो गया, ईसोफेगल ट्यूमर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक व्यू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी। तो इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी को देखने के लिए हम कौन सा व्यू करते हैं? भाई बिल्कुल टनल व्यू। ठीक है, जो कॉमन मेथड है वो क्या इंक्लूड करते हैं? होमबेड, कैम्प कॉन्वेंट्री, बेकलर टेक्निक्स, ये सारी ये इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी के लिए ही है। एपी में हमें नी जॉइंट दिख जाएगा, ना कि इंटरकोंडाइलर फोसा। लेटरल के अंदर जॉइंट फ्यूज ऑन पटेला असेसमेंट दिख जाएगा। सनराइज व्यू पर पटेलोफीमोलर जॉइंट के लिए हम करते हैं, ना कि इंटरकोंडाइलर फोसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉमनली यूज इनसाइड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हाउसिंग फॉर
इंसुलेशन, इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हाउसिंग में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, मॉडर्न हाई वोल्टेज एक्सरे ट्यूब हाउसिंग्स जो है वो फिल्ड होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड के साथ। क्यों भाई, यही क्यों? क्योंकि इसके पास जो है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये हेल्प करता है कि जो इलेक्ट्रिकल आर्किंग है वो ना हो हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स के बीच में, एंड इम्प्रूव द सेफ ऑपरेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब। ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के साथ जो ट्यूब हाउसिंग है वो ऑल्सो कंटेन्स इंसुलेटिंग ऑयल, जिससे जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और हीट डिसिपेशन में वो हेल्प करते हैं दोनों मिलके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज क्वालिटी फैक्टर इज मेनली इम्प्रूव बाय यूजिंग अ ग्रिड? ग्रिड को यूज़ करने से कौन सा क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव होता है? ग्रिड क्या कर रहा है? स्कैटर रेडिएशन रिमूव कर रहा है। स्कैटर रेडिएशन रिमूव कर रहा है तो मतलब कौन सा फैक्टर इंप्रूव होगा? स्पेक्चर रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन या ब्राइटनेस? तो ग्रिड जो है हमने पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में रख दी स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्कैटर रेडिएशन डिटेक्टर तक पहुंचेगी, उससे पहले ग्रिड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब स्कैटर क्या कर रही थी? इमेज कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर रही थी अनवांटेड एक्सपोजर या फॉग क्रिएट करके। तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैमोग्राफी टारगेट मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज? मैमोग्राफी में एज अ टारगेट मटेरियल हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली? कॉपर, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम या फिर आयरन? तो देखो, जो मैमोग्राफी है उसको लो एनर्जी एक्सरेज की रिक्वायरमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 17 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू प्रोवाइड हाई सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। जो मॉलिब्डेनम है वो ये प्रोड्यूस करती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी रेंज, ठीक है, विथ एनर्जी वेल सूटेड फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉलिब्डेनम। सॉरी, कॉपर पे क्लिक कर दिया गलती से। मॉलिब्डेनम विच हैज एटॉमिक नंबर 42। मॉडर्न मैमोग्राफी यूनिट में ऑल्सो यूज रोडियम और टंगस्टन in specific situation, specifically for dense breast, but molybdenum remains the classic and most commonly tested answer। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मैक्सिलरी साइनस? कौन से प्रोजेक्शन में हमें मैक्सिलरी साइनस सबसे अच्छे से देखने को मिलेगा? कार्डवेल, वाटर्स, राउंड व्यू या फिर सबमेंटो वर्टेक्स व्यू? तो देखो, जो वाटर्स व्यू है जिसको हम ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड व्यू है मैक्सिलरी साइनस की इवेल्युएशन के लिए, क्योंकि इट प्रोजेक्ट्स द पेट्रोस रिजेस बिलो द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, प्रोवाइडिंग द क्लियर व्यू। इट इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट साइनोसाइटिस, एयर फ्लूइड लेवल्स, फ्रैक्चर ऑफ द फेशियल बोन्स। और बात करूँ कार्डवेल व्यू की तो फ्रंटस साइनसिस को देखने के लिए, और बात करूँ टाउन्स व्यू की तो ऑसिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए। बात करूँ सबमेंटो वर्टेक्स व्यू की तो बेस ऑफ स्कल और जाइगोमेटिक आर्क्स को देखने के लिए इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन डिटेक्टर इज यूज्ड इन पर्सोनल मॉनिटरिंग? कौन सा रेडिएशन डिटेक्टर हम पर्सोनल मॉनिटरिंग में यूज़ कर रहे हैं? TLD, PSP प्लेट, इमेज इंटेंसिफायर, फ्लैट पैनल डिटेक्टर? तो जो थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर है वो कॉमनली यूज होता है टू मॉनिटर ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, इट कंटेन्स क्रिस्टल जैसे कि लिथियम फ्लोराइड हो गया जो कि एनर्जी स्टोर करता है व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन। जब इसको हम हीट करेंगे, लाइट व्हेन हीटेड ये लाइट रिलीज करेगा विच इज़ proportional to the absorbed radiation dose। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज TLT, पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग ऑक्यूपेशनल डोज मेजरमेंट। PSP तो हम CR में यूज़ कर रहे हैं, इमेज इंटेंसिफाई फ्लोरोस्कोपी में टू एम्पलीफाई एक्सरे इमेजेस, और फ्लैट पैनल डिटेक्टर डिजिटल रेडियोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जामिनेशन कॉमनली यूजेस गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट? सिटी ब्रेन, MRI ब्रेन, इंट्रावेनस यूरोग्राफी या बेरियम मील? तो कौन सा एग्जामिनेशन है जो कि कॉमनली गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता है? दैट इज़ MRI ब्रेन। MRI के अंदर हम गैडोलिनियम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। क्यों भाई? बिकॉज दे शॉर्टन द T1 रिलैक्सेशन टाइम और मेकिंग enhancement structure appear brighter, enhancing structure appear brighter on T1 weighted images। कॉमनली हम इसको यूज़ कर लेते हैं ब्रेन ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फेक्शन, वस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ के केस में। सिटी आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता है मेनली आयोहेक्सोल। इंट्रावेनस यूरोग्राफी भी आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट दैट इज़ आयोहेक्सोल। बेरियम मील जो है इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब इमिट्स इलेक्ट्रॉन? ठीक है, एक्सरे ट्यूब का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन इमिट करता है? एनोड, रोटर, कैथोड, फिलामेंट
ग्लास एनवलप, ठीक है। अब भाई इमिट एक्सरेज नहीं पूछ रहा, अगर इमिट पूछ रहा होता एक्सरेज तो हम आंसर देते एनोड, लेकिन क्या पूछ रहा है आंसर, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कौन इमिट करता है। तो जब फिलामेंट हीट होता है बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम थर्मायनिक इमिशन बोलते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कैथोड फिलामेंट। दो पार्ट होते हैं कैथोड के, फिलामेंट और फोकसिंग। कब, जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इसी प्रोसेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मायनिक एमिशन। और अगर बात करूँ एक्सरे ट्यूब इमिट एक्सरे, तो कौन सा पार्ट होता है, एनोड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स है वो फोकसिंग कप उसको फोकस करेगा टूवर्ड्स द एनोड, और जब ये एनोड पे जाके स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेशेंट पोजीशन इज प्रिफर्ड फॉर डिटेक्टिंग एयर फ्लूइड लेवल्स इन द एब्डोमन। एब्डोमन के अंदर हमें एयर फ्लूइड लेवल्स को डिटेक्ट करना है, तो कौन सा पेशेंट पोजीशन प्रेफर करेंगे हम एब्डोमन का, सुपाइन, इरेक्ट, प्रोन या फिर ट्रेंडलबर्ग। तो हमें पेशेंट को इरेक्ट अगर रखते हैं तो ग्रेविटी कॉजेज फ्लूइड टू सेटल डाउन, ठीक है। सुपाइन में इरेक्ट, हाँ ठीक है। अगर हम पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, पेशेंट भाई खड़ा है तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड सेटल हो जाएगा डाउनवर्ड, और जो गैस है वो राइज हो जाएगी, जिससे जो हमें एयर फ्लूइड लेवल्स है वो अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। स्पेसिफिकली यूज़ होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, इलियस के केस में। सुपाइन के अंदर जो एयर फ्लूइड लेवल्स है वो डिफ़िकल्ट है मेज़र करना। इरेक्ट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है एयर फ्लूइड लेवल्स को। प्रोन तो स्टेबल ही नहीं है एयर फ्लूइड लेवल्स के। ट्रेंडलबर्ग रूटीन एब्डोमिनल में हम यूज़ ही नहीं करते, ना ही प्रोन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज रिसेप्टर हैज़ द वाइडेस्ट एक्सपोजर लैटिट्यूड। तो भाई कौन सी इमेज रिसेप्टर का वाइडेस्ट एक्सपोजर लैटिट्यूड होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सपोजर लैटिट्यूड क्या होता है। तो एक्सपोजर लैटिट्यूड क्या होता है, रेंज ऑफ एक्सपोजर ओवर विच एन इमेज रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस अ डायग्नोस्टेबली एक्सेप्टेबल इमेज। जो रेंज ऑफ एक्सपोजर है जिसके वो रेंज ऑफ एक्सपोजर जिसमें जो इमेज रिसेप्टर है वो डायग्नोस्टिक एक्सेप्टेबल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। फिल्म स्क्रीन का नैरो एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है, सीआर का वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है, डीआर का भी वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डीआर का ज़्यादातर सीआर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का ही ज़्यादा है फिल्म स्क्रीन से, तो हम इसका आंसर बोथ ज़्यादा वो करेंगे, है ना, हैज़ द वाइडेस्ट एक्सपोजर लैटिट्यूड बोथ सीआर एंड डीआर। और अगर इन दोनों में से भी हमें कंपेयर करना पड़े, ऑप्शन में बोथ है ही नहीं, तो हमको क्या आंसर करेंगे, डीआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस मोशन अनशार्पनेस इज टू। जो मोशन अनशार्पनेस को रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, एक्सपोजर टाइम को बढ़ाना, स्मॉलर फोकल स्पोर्ट यूज़ करना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर टाइम, या फिर इंक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हमें मोशन अनशार्पनेस रिड्यूस करना है, मतलब मोशन ब्लर कम करना है, तो वो कब होगा, जब पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है वो मूव ना करे, ठीक है। मोशन अनशार्पनेस हमें रिड्यूस करना है, तो कब होगा, जब पेशेंट और बॉडी पार्ट मूव्स ड्यूरिंग द एक्सपोजर। तो जो मोस्ट इफेक्टिव वे है मोशन ब्लर को मिनिमाइज़ करने के लिए कि भाई हम एक्सपोजर टाइम रिड्यूस करते हैं, मतलब जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट को एक्सपोज कर दे, जिससे कि पेशेंट इमोबलाइज ही रहेगा, क्लियर ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर टाइम। भाई जल्दी से जल्दी हमें कर देना है, तो मोशन अनशार्पनेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में लेट देखूँ बट मैं देखती ज़रूर हूँ। आपके जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं दे लिटरली मोटिवेट मी, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है, कुछ नेगेटिव भी है, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। स्पीड मैं इसलिए मेंटेन रखती हूँ जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। अगर किसी में भी आपको लग रहा है एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन बोल दूँ, है ना। तो आप उसको वापस से रिव्यू कर लेना वीडियो को और मेरी आवाज़ फिर से सुन लेना, क्योंकि आई ट्राइड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल देती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने के बोलने होते हैं लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर लिखूँगी तो वो टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो लंबी होगी और आपको अभी पीक टाइम पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू।
ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द क्लास, एंड फॉर श्योर एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूले, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। ओके, थैंक यू।